Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Very, very good afternoon. चलिए शुरू करते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यूजी। इसमें हमने थ्योरी पढ़ रहे थे शंकु के बारे में, शंकु की चर्चा चल रही थी और शंकु की चर्चा करते करते हम यहाँ तक आ गए थे। एक तो थी 3 परस्पर समकोणिक जनक रेखाओं के होने का प्रतिबंध, एक था 3 समकोणिक स्पष्ट तल होने की शर्त। और अब आगे बढ़ते हैं। जो लंबवर्तीय बेलन है, जिसको सही में 10th वाला जो बेलन होता है वो वाला बेलन लंबवर्तीय बेलन या राइट सर्कुलर कोन, जो आप 10th क्लास में जिस बेलन की हम चर्चा करते हैं या जो पढ़ते हैं या जिसका आयतन हम बोलते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्त पृष्ठीय है पाई आर एल, ये जो हम जिस 10th में जिस शंकु के बारे में हम जानते हैं, जिसे हम शंकु कहते हैं, एक्चुअल में वो लंबवर्तीय शंकु होता है। आपने देखा भी होगा एनसीईआरटी की जो किताबें होती है, एनसीईआरटी जो किताबें होती है उसमें आप यही चीजें देखते हैं। एनसीईआरटी में वो साफ लिखते हैं लंबवर्तीय शंकु, क्योंकि एक्चुअली वो शंकु है ही नहीं, वो शंकु का एक स्पेशल फॉर्म है, एक स्पेशल रूप है ना। शंकु नहीं है वो, शंकु का स्पेशल रूप है। जैसे समकोण त्रिभुज है, ऐसा नहीं कि वो सारे त्रिभुजों को निरूपित करता है, वो त्रिभुजों में एक खास त्रिभुज है, त्रिभुजों में एक खास त्रिभुज है, ऐसा नहीं कि सारे त्रिभुज है, ठीक है ना। तो लंबवर्तीय शंकु, अब लंबवर्तीय शंकु क्या होता है? लंबवर्तीय शंकु परिभाषा सुनो, उसके आधार पे हम बात करेंगे। एक स्थिर बिंदु, वो तो होता ही होता है, शंकु बिना स्थिर बिंदु के बनता नहीं है। एक स्थिर बिंदु से गुजरने वाली, ठीक है, एक बिंदु दिया गया है जिससे गुजरने वाली एक स्थिर रेखा से गुजरने वाली एक रेखा है, जो एक स्थिर रेखा से एक स्थिर बिंदु दिया है, एक स्थिर रेखा दी है, उससे गुजरने वाली रेखा अल्फा कोण बनाने वाली रेखा द्वारा निर्मित पृष्ठ लंबवर्तीय शंकु कहते हैं। कोमा टू कोमा, धीरे तो धीरे पढ़े अगर, तो ये क्या कहना चाहता है? तो इसमें क्या है, 2 चीजों के बारे में चर्चा की गई है। एक चर्चा तो है कि एक बिंदु है जो कि स्थिर है, एक रेखा है वो भी स्थिर है। एक बिंदु है, एक रेखा है, ठीक है। और फिर एक रेखा है जिसका बिंदु पथ निकालना है, वो उससे अल्फा कोण बनाती है, उसका बिंदु पथ निकालना है। तो ये ले लेते हैं हमारा एक बिंदु अल्फा बीटा गामा, एक बिंदु ले लिया। एक स्थिर बिंदु से गुजरने वाली तथा एक स्थिर रेखा से अचर कोण बनाने वाली एक स्थिर रेखा है जिसके साथ ये अचर कोण बनाती है। मान लेते हैं ये वो रेखा है, वैसे यहां से गुजार देते, कोई जरूरी नहीं है इससे गुजारने वाली रेखा, रेखा चाहे कहीं भी हो सकती है। एक रेखा है, रिपीट कर रहा हूं, अभी इसका दूसरा रूप भी दिखा दूंगा। एक रेखा है जो यहाँ कहीं से भी जा रही है, मान लो वो x-a/l, y-b/m, z-c/n, ये रेखा है, ठीक है। ये स्थिर रेखा है, ये स्थिर बिंदु है, ये स्थिर रेखा है। कोई जरूरी नहीं है कि ये जो स्थिर रेखा है ये यहां से ही जाती हो, ये स्थिर रेखा अल्फा बीटा गामा से जाती हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कहीं से भी जा सकते, थोड़ा नीचे ऊपर भी जा सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। ये स्थिर बिंदु है और ये स्थिर रेखा है। अब है हमारी रेखा जो इस बिंदु से जाती है, इस बिंदु से जानी चाहिए। नंबर 2, इस रेखा के साथ अल्फा कोण बनाना चाहिए। अब इस रेखा को आप जैसे, ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसको कैसे कैसे ले सकते हो, ये जो आपको ब्लू वाली लाइन बनाई है डॉट डॉट डॉट, इसके साथ अल्फा कोण बनना चाहिए तथा ये रेखा इस बिंदु अल्फा बीटा गामा से हमेशा जानी चाहिए। तो क्या होगा, ये वो स्थिर रेखा ले लेता हूं, ये बिंदु ले लेता हूं, इससे अल्फा कोण बनना चाहिए। तो ये रेखा कैसे कैसे हो सकती है, शंकु बनाएगी, और ये आपका वो शंकु बनेगा जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि अल्फा कोण इधर भी तो हो सकता है।
अल्फा कोण यू भी तो हो सकता है, ये भी अल्फा कोण है। तो इस तरीके से आपका जो लंबवर्तीय शंकु है वो आपको प्राप्त होता है। ये लंबवर्तीय, क्योंकि लंबवर्तीय जो शंकु बनता है ना, उसमें खास बात क्या होती है, उसमें जो कोण होता है ना वो स्थिर कोण होता है, वो कोण स्थिर होता है। वो हमेशा जो भी जनक रेखा होती है वो उस बिंदु से, शीर्ष जिसे कहते हैं, उससे हमेशा जाती है। और जो बीच में जो रेखा होती है जिसे अक्ष कहते हैं, ये जो स्थिर रेखा होती है इसको अक्ष कहते हैं, इस अक्ष के साथ हमेशा फिक्स कोण बनाती है, फिक्स कोण। वो कभी कम या ज्यादा नहीं होता, क्योंकि कम ज्यादा हो गया तो सोचो, अगर कोण कम ज्यादा हो गया तो फिर तो नीचे वाला व्रत प्राप्त नहीं होगा और आपका वो वाला शंकु नहीं आएगा जिसकी हम बात करते हैं। तो लंबवर्तीय शंकु इस तरीके से बनता है। अब इसका समीकरण कैसे निकाला जाता है? इसका समीकरण इसी के सहायता से निकाला जाता है। हमें ये पता है कि ये कोण तो अल्फा है और दो रेखाओं के बीच बनने वाला कोण कोस अल्फा हो गया, तो ये ले लिया कोस अल्फा बराबर दो रेखाएं, इस रेखा के दिक् अनुपात जो जनक रेखा है इसके दिक् अनुपात LMN या L1 M1 N1 मान लो, और इस रेखा के L2 M2 N2 मान लो। दोनों रेखाओं के बीच में बनने वाला कोण अल्फा है, तो cos अल्फा बराबर होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बटे L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर, L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम समीकरण निकालेंगे। अब हमें दोनों के दिक् अनुपात और दिक् कोजाएं चाहिए, है ना, दोनों के दिक् अनुपात चाहिए, पहली रेखा के भी दूसरी रेखा। पहली रेखा तो अपने आप समीकरण से दे देगी, जो रेखा देगी उसका समीकरण होगा, समीकरण से LMN हमें मिल जाएंगे। इसकी थोड़ी सी दिक्कत आएगी जो जनक रेखा होगी, तो जनक रेखा के लिए हम थोड़ी सी व्यवस्था करेंगे। नॉर्मली शीर्ष अल्फा बीटा गामा होते हैं, कई बार हम शीर्ष 0 0 ले लेते हैं आसानी के लिए। अभी वो बताएगा कि शीर्ष कहाँ लेना है, तो जहां लेना है वो अल्फा बीटा गामा हो गया, चलो मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा ही है। इस पे एक बिंदु ले लो जिसके निर्देशांक XYZ है, इस पे कोई बिंदु P की कल्पना कर ली जिसके निर्देशांक XYZ है, तो दोनों को घटाने से दिक् अनुपात आ जाते हैं, x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा और z माइनस गामा, ये दिक् अनुपात इसके आ गए। ये L1 हो गया, ये M1 हो जाएगा और ये N1 हो जाएगा। ये मान इसके अंदर रख दो और सॉल्व कर लो, जो भी समीकरण आएगा वो लंबवर्तीय शंकु का समीकरण होगा। इस तरीके से हम निकालेंगे। जो रेखा हमें दी गई होगी, शीर्ष हमें स्थिर बिंदु दिया गया होगा, रेखा दी गई होगी, तो स्थिर बिंदु कई बार 0 0 दे देता ताकि आसानी हो, और कई बार नहीं भी देता, और बड़ो समीकरण चाहे तो कौन देवे, नहीं देवे तो कोई अपना फर्क कौन पड़े, अल्फा बीटा गामा तो देसी, पर वो देगा तो जनक रेखा पर एक बिंदु XYZ मान लिया, दोनों को घटा के जनक रेखा के दिक् अनुपात निकाल रही है। स्थिर रेखा का समीकरण देना ही पड़ेगा, इसके दिक् अनुपात वहां से मिल जाएंगे। दोनों के दिक् अनुपात लेके यहाँ रख दो, बीच का कोण रख दो, सोल्व करो और आपको शंकु का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? आ जाओ, इसमें कुछ व्यवस्थाएं कर लें। इस समीकरण को छोटा किया जा सकता है, कई खास परिस्थितियां अगर हम ले लें, स्पेशल केस ले लें, जैसे शीर्ष मूल बिंदु, वो जो है बिंदु शीर्ष है ना, स्थिर बिंदु, वो अगर 0 0 हो और ये हमारा ZX हो, ये ZX हो, तो थोड़ा सा समीकरण इजी हो जाता है, थोड़ा समीकरण इजी हो जाता है स्पेशल केस में। ठीक है, स्पेशल केस में, सारे केस में नहीं, स्पेशल केस में। अगर स्पेशल केस ले ले, एक तो जो अचर बिंदु है उसको मूल बिंदु मान ले, अचर बिंदु को शीर्ष कहते हैं वैसे,
अचर बिंदु यानी शीर्ष। अगर शीर्ष जो है वो 0 0 ले लें और जो अचर रेखा है जिसको अक्ष कहते हैं उसको जेड ले लें। जेड लेने से जो दिक् अनुपात है वो आसान हो जाएंगे 0 0 1, क्योंकि जेड के दिक् अनुपात होते हैं 0 0 1, तो थोड़ा सा आसान कर ले हम लोग तो 0 0 1 हो जाएंगे। इससे फिर आपका समीकरण एकदम आसान होके हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। ये आपका समीकरण हो जाएगा छोटा, अगर हमने परिस्थिति ली तो। नहीं, कोई जरूरी नहीं है एलएमएन। जब मैं एलएमएन को जब दिक् को जाए बोलता हूं तो फिर वो एक होते हैं, है ना। तो और हमारा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि एक है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक होगा तो एक हो जाएगा, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम ज्यादातर दिक् अनुपात से काम चलाते हैं, ना कि दिक् को जाए, क्योंकि दिक् को जाए में स्ट्रगल वो है कि उसका मान एक होना चाहिए। तो क्या जरूरी है एक होना है, दिक् अनुपात है ना, दिक् अनुपात ज्यादा व्यापक है। भाई दिक् को जाए दिक् अनुपात ज्यादा बढ़िया काम करते हैं, दिक् अनुपात जो होते हैं वो ज्यादा बढ़िया काम करते हैं बजाय दिक् को जाए से। दिक् को जाए स्पेशल केस में कभी कभी चाहिए होती है, बस ठीक है तब बना लेंगे, अदरवाइज दिक् अनुपातों में बात करो तो। इसलिए हम ज्यादातर, इसलिए किताब में एलएमएन भी होते हैं ना, तो वो एक्चुअली दिक् को जाए का मतलब ही नहीं होता, वो दिक् अनुपात के रूप में काम करते हैं। क्योंकि दिक् अनुपात के केस में एक होगा तो दिक् अनुपात ले लो आप, अगर एक हुआ तो दिक् को जाए हो जाएंगे, अदरवाइज दिक् अनुपात तो रह ही जाएंगे, वो कोई टेंशन ही नहीं होगी। तो दिक् अनुपात वाला काम ज्यादा व्यापक रहता है हमारा। अब जैसे इसका मान एक हो गया तो हो गया, क्या दिक्कत है, नहीं हुआ तो पड़ा रह जाएगा। अगर ये दिक् को जाए है तो एक हो जाएगा, और नहीं है तो कुछ आ जाएगा, जो आएगा वो भी ठीक है। लंबवर्तीय शंकु का समीकरण जो मैं बता चुका कि अगर ये आपका बिंदु है अल्फा बीटा गामा और ये आपका अर्धशीर्ष कोण अगर थीटा है, रेखा के दिक् अनुपात एलएमएन है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा है, तो उसका समीकरण जो होता है वो आप कैसे निकालेंगे। ये बिंदु अल्फा बीटा गामा, ये रेखा ये भी अल्फा बीटा गामा से जाती है, बढ़िया है, ऐसे होना भी चाहिए। अक्ष जो है वो कम से कम शीर्ष से तो जाना ही चाहिए, तो यहाँ पे समीकरण दिखा रहा है कि जाता है, स्वागत है, स्वागत है। तो ये अल्फा बीटा गामा से जाता है, ये रेखा ये अक्ष है, अक्ष अल्फा बीटा गामा से जा रहा है तो जाना भी चाहिए, तभी तो अक्ष कहलाएगा। ये आपकी जनक रेखा है ना, इसी के घूमने से ही तो सारी कहानी बनेगी, ये चलेगी और फिक्स कोण पे घूमेगी, कोण अच्छा रहना चाहिए अगर, वरना फिर लंबवर्तीय शंकु नहीं बनेगा। ये थीटा जो है ये अच्छा है। अब यहाँ पर हम एक बिंदु एक्स वाई जेड की कल्पना कर लेंगे जिससे इसकी दिक्कोजें आ जाएंगी एक्स माइनस अल्फा, वाई माइनस बीटा एंड जेड माइनस गामा। ये दिक्कोजें होगी, ये होगी L1 M1 N1 L2 M2 N2। हम जानते हैं कि जो कोण का फॉर्मूला होता है cos थीटा वो बराबर होता है L1 L2 M1 M2 N1 N2। L1 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर। मान रख दो x माइनस अल्फा बटा L, x माइनस अल्फा इंटू L प्लस y माइनस बीटा इंटू M जेड माइनस गामा इंटू N बटा अंडर रूट x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये सारे मान रख लो, आपके शंकु का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो ये लंबवर्तीय शंकु का समीकरण हो गया। ठीक है, आ जाओ थोड़े से क्वेश्चन करते हैं जिससे सारी बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47।
एक शंकु के समीकरण में कितने स्वेच होते हैं, ये थोड़ा सा है ना। इनके सवालों की सबसे अच्छी बात यह है कि ज्यादा सवाल है नहीं, ना शंकु पे ज्यादा सवाल है ना बेलन पे सवाल है। अभी आप जो देखोगे यही सवाल बार 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 आते रहेंगे, चाहे, है ना। दिक्कत ये है कि शंकु इतना बड़ा टॉपिक है ही नहीं। शंकु में वो चार पांच चीजें, उन चार पांच चीजों के अंदर या तो लंबवट्टे शंकु पूछ ले, लंबवट्टे शंकु आ गया, या स्पर्श रेखाएं के लंबवत होने की शर्त है, इसकी शर्त है, बस वो जो अभी जो थ्योरी पड़ी है इसके अंदर लिमिटेड पार्ट है, बस इसके भीतर भीतर ही सवाल आएंगे। उनके नंबर बदल सकते हैं, 2 आती या बदल दे और बदल दे, बस बाकी कुछ भी चेंज ही नहीं होना, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहता है। तो शंकु है ना, वैसे टफ लगता है, जो मैंने शुरू में कहा था टफ इसलिए लगता है कि इसके फॉर्मूले बड़े हैं, वो बड़े हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो 5-7 चीजें हैं, वो 5-7 चीजें फिक्स कर लीजिए, सही हो गया। शंकु का समीकरण कैसे बनता है, शंकु का शीर्ष जब मूल बिंदु होता है तो क्या होता है, ये जो अभी हमने पढ़ के आए हैं थ्योरी, ये थ्योरी बस इसको पढ़ लो, सारे सवाल कवर हो जाएंगे। देख लीजिए, एक भी सवाल जो भी हम पढ़ेंगे आगे, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है उससे बाहर निकल सके। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की दिक्कत है, शंकु के समीकरण में स्वेच अचरों की संख्या, जो स्वेच अचर होते हैं, स्वेच अचर का मतलब जो एक्स वाई जेड के अलावा जो ए बी सी आते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। तो स्वेच अचरों की संख्या कितनी होती है, वो तो भाई शंकु के समीकरण पे डिपेंड करता है कि शंकु का समीकरण कौन सा है। जब तक आप शंकु का समीकरण नहीं दोगे तब तक हम नहीं बता सकते कि स्वेच अचर कितने होंगे, है ना, नहीं बता सकते। तो पहले आप हमें समीकरण दो, तब हम बताएंगे। तो ये सवाल, स्टैंडर्ड इक्वेशन तो बहुत बड़ी होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो तो लंबी चौड़ी होती है। ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड 2g एक्स जेड 2h एक्स वाई प्लस 2u एक्स 2vy, अगर ये शंकु बनाती है तो कितने स्वेच अचर होंगे, 3 3 6, 6 3 9 और 10 होंगे टोटल। ऐसे बात करें तो 10 है। ए बी सी, अगर ये शंकु बनाती है तो पहले तो शंकु बनाना जरूरी है, क्योंकि इसके भी शंकु बनाने के लिए सारणी का मान 0 होना चाहिए। सारणी का मान 0 होगा तो ये शंकु बनाएगी। तो ये जो शंकु बनाएगी, उस केस में इसमें 10 स्वेच अचर है। क्या कहते हो। दिक्कत ये है, इसलिए स्वेच अचरों की संख्या इसमें सही से बता पाना संभव नहीं है कि भी कौन सी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। क्या कहते हो। और वैसे अगर हम जो पहली वाली समीकरण देखें, शुरुआत वाली, है ना, ये क्या पूछना चाहता है, इसमें वेरी करेगा। अगर हम शुरुआत वाली समीकरण देखें, एकदम शुरू शुरू में जो हमने बनाई थी इसके लिए, ये जो समीकरण बनाए थे, अगर इस समीकरण में काउंट करें तो इस समीकरण में 7 है। अगर ध्यान से देखो तो ये जो मैं समीकरण शुरुआत में बनाई थी, खास स्थिति लेके, उसके हिसाब से काउंट करें तो ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये 6 आते हैं। अगर इसमें काउंट करें तो इसमें 6 है, इसमें अगर काउंट करें तो इसमें 6 है। इसमें करें तो ए है, एच है, बी है, जी है, एफ है और सी है। तो कौन सा सही माने, क्या माने,
ये सवाल का कोई आधार है नहीं। क्या कहते हो? ये देखो, ये जो समीकरण थी ये वाली थी, इस समीकरण में देख सकते हो 6 है। इस समीकरण के आधार पे चले, इसके हिसाब से भी काउंटिंग करें तो 6 है। ए, एच और बी, जी, एफ और सी, इसके हिसाब से 6 है। क्या करें, क्या माने? 6 उत्तर भी नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है 6 का, तो ऑप्शन ही जो है वो 7 का होगा शायद। 3, 4, 5 और 7 है। हम्म। वो भी नहीं बैठ रहा ना, कोई सा नहीं बैठ रहा। पता नहीं। अब अल्फा बीटा गामा को भी काउंट कर रहे हैं तो फिर 3 और बढ़ गए। अगर अल्फा बीटा गामा को काउंट करते हैं तो 6 और 3 9 हो गए। 9 तो फिर भी नहीं है इसमें, तो 3, 4, 5, 7 है, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं, है ना? इस तरीके का तो कोई नहीं है। तो भाई विवादित सवाल है। क्यों, कोई लगता है कोई और, या विवादित घोषित करें इसको फाइनली? विवादित है ये। किताब में क्या, किताब में शायद 5 दिया हुआ है। किताब दे रही है। पता नहीं यार, किताब तो कुछ नहीं दे रही। क्या कहना चाहिए? पता नहीं, विवादित में जाएगा ये तो। अगर होता भी है तो फिर विवाद है ये। एक द्विघाती शंकु के समीकरण जो तीनों निर्देशीय अक्षों से होकर जाता हो, एक द्विघाती समीकरण है जो तीनों अक्षों से होकर जाता है, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, तो उसका समीकरण क्या होता है? तो इसको आप आराम से निकाल सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। कोई भी द्विघाती शंकु है ना, और तीनों निर्देशीय अक्षों से होकर जाता है, इसका मतलब उसका शीर्ष जो होगा वो मूल बिंदु होगा, और उसकी तीनों रेखाएं एक्स एक्स, वाई एक्स, जेड एक्स उसकी जनक रेखा होंगी। एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स उसकी जनक रेखाएं होंगी, और मूल बिंदु उसका शीर्ष होगा। मूल बिंदु शीर्ष होगा तो उसका जो समीकरण होगा वो समघात द्विघात होगा। तो उसका जो समीकरण होगा वो एक समघात द्विघात समीकरण होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g एक्स जेड प्लस। तो ये हो गया समघात द्विघात समीकरण, क्योंकि शीर्ष मूल बिंदु है इसलिए ये हो जाएगा। फिर ये एक्स एक्स इसकी जनक रेखा है, मतलब शंकु एक्स एक्स से गुजरेगा, एक्स एक्स से गुजरेगा यानी 1 0 0 से भी गुजरेगा,
तो अगर 1 0 0 से इसको गुजारें तो x का मान 1, y का मान 0, z का मान 0। तो x का मान 1, y का मान 0, z का मान 0। और ऐसा करने पर आपको a का मान 0 मिल जाएगा, a 0 आ गया। और आगे यही y1 से भी जाता है, y1 से जाता है मतलब 0 1 0 से गुजरता है। तो आप जब इसको 0 1 0 से गुजारोगे तो दोबारा से वही होगा, इस बार b का मान 0 आ जाएगा। और फिर आप जब zx से गुजारोगे यानी 0 0 1 से गुजारोगे तो आपको c का मान 0 मिल जाएगा। तो a b c का मान 0 रखने के बाद जो समीकरण बचेगी 2 का भाग दे देंगे, समीकरण हो जाएगी f(y(z) प्लस g(x(z) प्लस h(x(y)। अब इसको याद रख लेना, बार बार बनाने ना पड़े कि कोई भी शंकु जो तीनों अक्षों से जाता हो xx, yx और zx से, उसका समीकरण f(y(z) प्लस g(x(z) प्लस h(x(y) होता है। ठीक है, ये पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक एक्स वाई जेड का सम द्विघात समीकरण। अगर एक्स वाई जेड का कोई सम द्विघात समीकरण है, सम मतलब समघात, सम द्विघात समीकरण हो, सम मतलब समान, द्विघात मतलब दो घात का, समान द्विघातीय समीकरण हो, समान द्विघात समीकरण जिसका शीर्ष क्या हो, जिसका शीर्ष, तो उसका शीर्ष कहाँ होता है, तो उसका शीर्ष, अगर कोई समान द्विघात समीकरण है या सम द्विघात समीकरण है तो फिर उसका शीर्ष हमेशा मूल बिंदु होता है, या जिसका शीर्ष मूल बिंदु होता है वो समान घात का द्विघात समीकरण होता है। अगला, यदि किसी लंबवर्तीय शंकु के तीन परस्पर समकोणिक जनक रेखाएं हो तो इसका अर्ध शीर्ष कोण कितना होता है, उसका आधा शीर्ष कोण कितना होता है। अर्ध शीर्ष कोण कितना होता है जिसकी तीन परस्पर समकोणिक जनक रेखाएं हो। अब इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। देखिए लंबवर्तीय शंकु है तो हम, यह है लंबवर्तीय शंकु, लंबवर्तीय शंकु है तो सिंपल वाला शंकु ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस या बराबर जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर। ये कौन सा होता है? जिसका शीर्ष मूल बिंदु होता है और जिसका अक्ष जो है वो जेड एक्स होता है। शीर्ष मूल बिंदु, ये वो लंबवर्तीय शंकु है जिसका शीर्ष 0 0 और जिसका अक्ष जो है वो जेड एक्स है। तो ये ले लिया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई शंकु की 3 समकोणिक जनक रेखाएं होती है तो उसकी शर्त ये होती है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। 3 परस्पर समकोणिक जनक रेखा होने की शर्त a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और a का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b का मतलब वाई स्क्वायर का गुणांक और c का मतलब जेड स्क्वायर का गुणांक। तो a का मान यहाँ से a यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 है, b जो कि वाई स्क्वायर का गुणांक है वो भी 1 है, जेड स्क्वायर का गुणांक माइनस का टेन स्क्वायर है क्योंकि एक तरफ करोगे तो माइनस का टेन स्क्वायर आ जाएगा बराबर 0। तो यह आ गया 2 बराबर टेन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर उधर चला जाएगा, टेन अल्फा बराबर अंडर रूट 2 आ जाएगा और अल्फा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 2। ये आंसर हो गया। ठीक है ना? आया समझ में कैसे किया हमने? तो ये कह रहा है लंबवर्तीय शंकु, तो एक लंबवर्तीय शंकु ले लिया, फिर उस पे 3 परस्पर समकोणिक जनक रेखाओं होने की शर्त लगा दी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, उसमें मान रखा, टेन अल्फा का मान आ गया, अल्फा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें ज्यादा मुश्किल सवाल है नहीं, परेशान नहीं करेंगे आप लोगों को। अब ये जो शंकु है इसका व्युत्क्रम शंकु निकालो, और व्युत्क्रम शंकु निकालने के लिए पूरो विज्ञान लगाना पड़े। लेकिन बढ़िया ये है कि इको पूछे तो वो याद रखियो जा सके, इसका पूछेगा तो याद रखा जा सके, वरना तो वो पूरा तरीका है कि भाई जब भी किसी का व्युत्क्रम शंकु निकालना हो पूरी रामायण करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2f एक्स वाई प्लस 2gxz प्लस 2hxy बराबर 0। अगर इसका व्युत्क्रम शंकु निकालना है इसका व्युत्क्रम शंकु निकालना है ये व्युत्क्रम शंकु होता है, लेकिन इसमें जो ये ए बी सी के रिलेशन होते हैं उससे यहाँ से स्मॉल ए बी सी के मान निकाल के यहाँ सारे रखने होंगे, तब आपका व्युत्क्रम शंकु आएगा। कैपिटल ए बराबर था, फॉर्मूला ही बहुत सारा है तो भाई, ए बराबर बी सी माइनस एफ स्क्वायर, बी बराबर ए सी माइनस जी स्क्वायर, कैपिटल सी बराबर ए बी माइनस एच स्क्वायर। कैपिटल एफ बराबर जी एच माइनस ए एफ, कैपिटल जी बराबर
एच एफ माइनस बी जी, कैपिटल एच बराबर एफ जी माइनस सी एच। इनसे आपका मान निकले। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो है ना, इसकी खास बात है कि बड़ा सुंदर सा ये छोटा सा, देखिए ए की जगह तो ए है, बी की जगह बी है, सी की जगह सी है, स्मॉल एफ जीरो है, स्मॉल जी भी जीरो है, स्मॉल एच भी जीरो है। तो ये सुख हो गया। इनके जीरो होने की वजह से यहां देख सकते हो कि आपके कैपिटल एफ जी एच जीरो जाएंगे। जो कैपिटल एफ जी एच है ना, क्योंकि एफ जी और स्मॉल एच ये तीनों जीरो है, इसकी वजह से ये तीनों आपके जीरो हो जाएंगे। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। हाँ, यहाँ आ जाएंगे आपके बी सी, यहाँ आ जाएंगे ए सी, और यहाँ आ जाएंगे ए बी। तो इसे व्युत्क्रम शंकु का जो समीकरण होगा वो ऐसा आ जाएगा। ये मान अगर मैं रखूंगा तो कैपिटल ए बी सी का मान तो ये आ गया, बी सी एक्स स्क्वायर प्लस ए सी वाई स्क्वायर प्लस ए बी जेड स्क्वायर, बाकी सब जीरो हो गए। ए बी सी का भाग देने पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटा ए प्लस वाई स्क्वायर बटा बी प्लस जेड स्क्वायर बटा सी। अब आगे के लिए इसको याद रख लेना, है ना, आगे के लिए याद रख लेना ताकि ये बनाना ना पड़े यूं। तो एक्स स्क्वायर, जब भी आपका कोई शंकु हो जिस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर जीरो, तो उसका व्युत्क्रम शंकु एक्स स्क्वायर बटा ए प्लस वाई स्क्वायर बटा बी प्लस जेड स्क्वायर बटा सी होता है। ठीक है, और कैसे बनाया वो देख लो, क्योंकि कोई भी शंकु से व्युत्क्रम शंकु सेम ही होता है, बस के स्मॉल वाले मान रख के कैपिटल वाले मान निकालने होते हैं, और फिर वो व्युत्क्रम शंकु बाहर आ जाता है। सही है। अगला क्वेश्चन, ये शंकु है, इस शंकु के तीन परस्पर लंबवत जनक होने की क्या शर्त होती है? तीन जनक लंबवत होने की क्या शर्त होती है? तीन जनक लंबवत हो, इस बात की क्या शर्त होती है? अगर एफ जी जीरो ना हो तो पूरा निकालो, फिर पूरा निकालो। तो तीन परस्पर लंबवत जनक रेखा होने की शर्त हो जाती है ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। अगला सवाल, लंबवर्तीय शंकु का समीकरण निकालो जिसका शीर्ष ये हो और जो इस रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। तो फॉर्मूला आपको बताया था, रेखा आपके पास है, सब कुछ परफेक्ट है। ये शीर्ष कितना दिया है, एक माइनस दो, एक माइनस दो माइनस एक, और ये आपकी रेखा होगी, आपका अक्ष हो गया, स्थिर रेखा हो गई, मतलब अक्ष हो गया एक्स माइनस वन बाई थ्री, वाई प्लस टू वाई माइनस फोर, जेड प्लस वन बाई फाइव, और ये मेरी जनक रेखा होगी। कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 का। ये 60 डिग्री का कोण हो गया। यहाँ पे एक बिंदु माना एक्स वाई जेड, और दिक हो जाए, दिक अनुपात निकाल लिए। दिक अनुपात हो जाएंगे एक्स माइनस वन कोमा वाई माइनस माइनस प्लस टू और जेड प्लस वन। ये आपके दिक अनुपात हो गए। अब ये दिक अनुपात यहाँ तो कहलाएंगे L1 M1 N1, यहाँ कहलाएंगे L2 M2 N2, और कोण का सूत्र होता है cos थीटा बटा L1 L2 M1 M2 N1 N2 बटा इन सब का L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर।
अब इसमें मान रख दो, थीटा की जगह 60, L1 गुणा L2 x माइनस 1 इंटू 3 y प्लस 2 इंटू माइनस 4 N1 गुणा N2 x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस पच्चीस 50 cos 60 का मान 1/2, इसे इधर ले और वर्क कर दो, है ना, इधर ले और वर्क कर दो, इधर ब्रैकेट खोल दो, 50 उधर जाएगा तो 50 दोनों तरफ वर्क करोगे तो उधर 1/4 आ जाएगा, तो 50/4 यानी 25/2 हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा और इधर ऊपर वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 5z, 3x माइनस 4y प्लस 5z। यहाँ तक तो सब मैच कर रहे हैं, माइनस का 3, माइनस का 8, माइनस का 11 और प्लस 5, माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 भी सब में आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। 25 उधर 25 आएगा, इधर दुआ बाहर हो रहेगा, एक दुआ बाहर आएगा, दुआ सिर्फ यही दे रहा है, बी वाला आंसर हो गया। सही है, आ गया ये समझ में, ये समझ में आ गया, क्या कहते हो, जोर से बोलो। ये समझ में आ गया क्या, कैसे निकाला समीकरण? ठीक है, बाकी लोग, बाकी लोग, बाकी लोग, बाकी लोग। इस लंबवतीय शंकु का समीकरण जो 0 0 पे जिसके अक्ष एक्स एक्स के अनुदिश तथा अर्धशीर्ष कोण अल्फा हो, तो उसका समीकरण क्या होगा, उसका समीकरण क्या होगा? उस लंबवतीय शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष 0 0 है, अक्ष एक्स एक्स है और अर्धशीर्ष कोण अल्फा है। देखो ये 3 समीकरण है, अगर आपका शीर्ष मूल बिंदु है, शीर्ष जो है वो 0 0 है, अब आ जाता है कि शंकु में 2 चीज होती है, लंबवतीय शंकु में 2 चीज होती है, एक तो उसका अक्ष होता है और एक उसका शीर्ष होता है। तो शीर्ष तो हो गया 0 0, एक हो गया उसका अक्ष, ये अक्ष होता है। अब ये अक्ष कौन सा है, एक्स एक्स है या वाई एक्स है या जेड एक्स है? तो यहाँ 3 स्थितियां हो सकती है, अगर ये एक्स एक्स है या ये वाई एक्स है या फिर ये जेड एक्स है। कौन सा अक्ष है, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स? अगर एक्स एक्स है तो इसका समीकरण होता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा के साथ एक्स स्क्वायर आता है। अगर वाई एक्स है तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर। अगर जेड एक्स है तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर के साथ वही आता है जिसको अक्ष बनाया गया।
ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर हो गया आपका सी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यह है कि इसमें एक लंबवट्टीय शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु है, लेकिन इस बार अक्ष जो है वो जेड एक्स है और अर्ध शीर्ष कोण अल्फा है। अब समीकरण क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। निम्न समीकरण एक शंकु को निरूपित करता है, तो शर्त क्या है? जो तुम कहते थे ना उस समय वो 7 उत्तर है, वो 7 उत्तर तब है अगर हम इसे मानते हैं, अगर हम इसे शंकु मानते हैं, जबकि ये शंकु कोई मानक समीकरण के हिसाब से, भाई ये तो समीकरण के बारे में, कि शंकु के बहुत सारे समीकरण है, कौन से समीकरण के हिसाब से वो संख्या पूछ रहा है, वो बड़ा मुश्किल था। स्वेच अचर किसके आधार, इसके आधार पर 7, तो अगर इसको देखें तो इसके आधार पर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। क्या कहते हो? जच्चे की बात है। जच्ची मेरे को जच्ची जचानी पड़सी ने। इस समीकरण के हिसाब से बात करें तब तो 7 है, लेकिन ये कोई समीकरण मैन समीकरण तो है नहीं, ये समीकरण कोई मैन समीकरण नहीं है। क्वेश्चन ये है कि ये निम्न समीकरण एक शंकु को प्रदर्शित करेगी यदि, अब शंकु को प्रदर्शित करने के लिए जो होती है सारणिक, सारणिक का मान 0 होना चाहिए, और सारणिक ये होती है। कोई भी समीकरण अगर शंकु को प्रदर्शित करती है तो वह इस सारणिक का मान 0 आएगा। ए यू वी डब्ल्यू डी, यू वी डब्ल्यू डी, ये हो जाएगा ए बी सी, यहाँ एफ जी एच, एफ जी एच, एफ जी एच, सही, एच जी एफ है यार। एच इस सारणी का मान 0 आना चाहिए। तो इसमें दिया हुआ है देखो, u की जगह u है, v की जगह v है, बस एफ जी एच के मान नहीं है। f का मान 0 है, g का मान 0 है, h का मान 0 है, बाकी सब वही है।
बाकी सबके सब वही है। तो ये हो जाएगा a 0 0 u 0 b 0 v 0 0 c w u v w और d। अब इसे अगर हम खोलते हैं इस सारणी को तो ये हुआ प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस। पहले से ए को खोलें तो ये पंक्ति, ये स्तंभ गया और ये आ गया B0 V 0 C W V W D। ये जीरो तो करने की जरूरत नहीं है, तो बच गया U। फिर इससे लें, इसे छोड़ें तो ये आ जाएगा हमारा 0 B0 0 0 C और U V W। ये हमारा हो गया है ना, बराबर में 0। अब इनको खोलते हैं। ये हो गया A और पहले B से खोलें तो ये हो जाएगा CD माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, CD माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। और ये फिर 0 हो गया। फिर V से खोलेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस CV स्क्वायर। तो ये माइनस CV स्क्वायर, ठीक है। फिर U वाले को माइनस U, ये 0 खाली, तो ये 0 हो गया। ये CU हो गया, माइनस का CU हो गया, माइनस माइनस प्लस CU हो गया, 20 CU हो गया, बराबर में 0। ब्रैकेट्स खोलने पर आ जाएगा ABCD माइनस ABW स्क्वायर माइनस ACV स्क्वायर माइनस BCU स्क्वायर बराबर 0। और पूरे सवाल में ABC का भाग देने पर U स्क्वायर बट्टा A प्लस V स्क्वायर बट्टा B प्लस W स्क्वायर बट्टा C, ये आंसर आ गया। सही है। तो ये शर्त हो गई। अब इसको याद रख लेना कि अगर ये वाला शंकु है और ये शंकु अगर एक शंकु को प्रदर्शित करता है, ये समीकरण शंकु को प्रदर्शित करता है, तो इसकी शर्त हो जाएगी U बटा A प्लस V स्क्वायर बटा B प्लस UVW स्क्वायर बटा C बराबर D। ये हो जाती है शर्त, ठीक है। याद रख लोगा, क्या कहते हो? लिख लो कोई जगह पर आने, पहला कर एक जगह रख लो, बहुत जरूरी चीज है ये। 57 पे 3 जनक परस्पर लंब हो तो अर्धशीर्ष कोण, ये तो रिपीट वाला ही आ गया। ये बार बार ऐसे ही सवाल है, क्योंकि ज्यादा सवाल होते नहीं है। शंकु की थ्योरी इतनी सी है, बस उसी के इर्द गिर्द वाले सारे सवाल आपके बनेंगे। हाँ, जो उपाच्छ आ गया शंकु आरो, अब बस वो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी छोटी हो सकती है, बाकी वही है। याद करना में भी इतनी जोर वाली बात को नहीं कि वो बहुत मुश्किल चीज है याद करना में, है ना। इतनी कोई मुश्किल चीज को नहीं, और बड़ी सिमेट्री भी तो है याद करना। U स्क्वायर बट्टा A V स्क्वायर बट्टा B W स्क्वायर बट्टा, इनके याद करना पड़े यार, ये परेशान करे बेचारो, है ना। कोई उल्टा सीधा नंबर हुआ तो परेशान करना पड़े। अब जो कोई आदमी का फोन नंबर ए हुआ है 9876543210, तो आप कहते हैं वो याद करना पड़े, एक ही याद करना पड़े। 9 से लेकर 0 तक उल्टा चालो नंबर हो गया। तो दिक्कत तो तब है जब रैंडमली 8 7 5 3 2 1 कुछ भी रैंडमली नंबर आ रहे हैं, तो फिर दिक्कत है कि याद करने में परेशानी होती है। तो व्यापड़ा घना शुद्धा है ना। U स्क्वायर बटा A प्लस V स्क्वायर बटा B प्लस W स्क्वायर बटा C बराबर D। कितना सिंपल है। एक x पॉइंट मान लो, लंबवत शंकु निकालना है ना। एक x पॉइंट मान लो और शीर्ष मूल बिंदु दिया है, तो जनक रेखा की दिक्कोजयंत हो गई x माइनस 0 और y माइनस 0 और z माइनस 0।
ठीक है, इसकी दिक्को जाए 1 2 3 है, ये 1 2 3 हो गई, बस दोनों के बीच का बनने वाला कोण कितना है, 30 का है। डन, काम हो गया। कॉस अल्फा बराबर कॉस 30 हो गया, ये हो गया L1 L2, तो ये हो गया x प्लस 2y प्लस 3z बट्टा अंडर रूट 9 10 और 14। कितनी जल्दी चला पेन। अंडर रूट 3/2, दोनों तरफ वर्क करने पर 3/4 इंटू 14 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर। 7 2, इधर 21 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। दो लाइन में उत्तर आ गया। कितना छोटा सा है, नहीं क्यों, आ गया समझ में। ठीक है, अगला निर्देशीय अक्षों से गुजरने वाले शंकु का समीकरण, एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स तीनों से गुजरने वाले शंकु का समीकरण कौन सा होता है। अभी किया था, अभी आगे की किया था। ऐसा शंकु जो एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स तीनों से गुजरता है, होता है एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई बराबर 0। एफ वाई जेड प्लस जी एक्स जेड प्लस एच एक्स वाई बराबर 0। अगला सवाल, तीन जनकों के परस्पर लंबवत होने का प्रतिबंध। शंकु के तीन जनक परस्पर लंबवत हो, शंकु के तीन जनक परस्पर लंबवत हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, तीन जनक परस्पर लंबवत हो तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगला, इसमें से व्युत्क्रम शंकु कौन सा है, इनमें से व्युत्क्रम शंकु कौन सा होता है। आंसर है बी। आंसर है बी। व्युत्क्रम शंकु की परिभाषा क्या होती है, व्युत्क्रम शंकु की परिभाषा क्या होती है। व्युत्क्रम शंकु की परिभाषा ये है कि कोई शंकु की जो जनक रेखाएं हैं, जो भी आपका शंकु है उस शंकु की जो जनक रेखाएं हैं, उस जनक रेखाओं, हर जनक रेखा के लंबवत एक रेखा खींचो। जैसे ये जनक रेखा है, इस जनक रेखा की, ये जनक रेखा होगी, इस जनक रेखा के लंबवत एक रेखा खींचो, इसके लंबवत ये होगी 90 डिग्री पर। ठीक है, फिर ये जनक रेखा होगी, ये भी तो जनक रेखा है, फिर इस जनक रेखा के लंबवत खींचो, इस जनक रेखा के लंबवत मान लो ये है। अब जो शंकु बनेगा उस शंकु को व्युत्क्रम शंकु कहते हैं। इस शंकु को व्युत्क्रम शंकु कहते हैं। ठीक है,
इस हिसाब से आंसर कौन सा हुआ? बी। परिभाषा भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है व्युत्क्रम शंकु कौन होता है। तो व्युत्क्रम शंकु होता है शंकु के शीर्ष से गुजरने वाली प्रत्येक जनक रेखा के लंबवत रेखाओं का बिंदु पथ व्युत्क्रम शंकु कहलाता है। इसकी जितनी भी जनक रेखाएं हैं उन सारी जनक रेखाओं के लंबवत जनक रेखाएं खींचनी है, और वो भी शीर्ष से जाने वाली। अगला, एक लंबवतीय शंकु का शीर्ष मूल बिंदु पर है, उसका अर्ध शीर्ष कोण थीटा है, और जेड एक्स हो तो बता दो शंकु का समीकरण क्या है? शंकु का समीकरण क्या है? तो शंकु का समीकरण जब x जेड एक्स होता है तो शंकु का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। तीन परस्पर लंबवत स्पर्शतल अगर हो तो अर्धशीर्ष कोण कितना होता है? tan इनवर्स अंडर रूट 2 होता है। अगर किसी शंकु का शीर्ष मूल बिंदु हो और उसका आधार ये है x बराबर है, तो उसका समीकरण क्या होगा? तो जिस शंकु का शीर्ष मूल बिंदु होता है और अगर हमें गाइडिंग कर्व का समीकरण दिया हुआ है, निर्देशी कर्व का समीकरण दिया गया है, तो उसको समघात बना दो। समघात बनाते ही आपको शंकु का समीकरण प्राप्त हो जाता है। उसको समघात बनाने पर, है ना, पीछे वाले में भी होगा कैसे? अच्छा, इसका हाँ है ना, इसमें थोड़ा सा पेच है। ये क्वेश्चन है तीन परस्पर लंबवत स्पर्शतल। जब तीन परस्पर लंबवत स्पर्शतल होते हैं तो उनकी शर्त होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, शर्त पहले देख लो, तीन परस्पर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दबाजी में हम गड़बड़ कर गए। तीन लंबवत स्पर्शतल का होने की शर्त, वो है हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर 0। हाँ वो वाली गलती हो गई, ये वाली। अब एक लंबवर्तीय शंकु ले लेंगे, जो कि ये कह रहा है कि लंबवर्तीय शंकु, तो लंबवर्तीय शंकु ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर अल्फा जेड स्क्वायर बराबर 0। ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान बी 1 और ए की जगह 1, बी की जगह 1 ए बी प्लस बी सी हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा, ए प्लस माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा, फिर ए सी हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा। इसमें एफ का और जी का और एच का मान तो 0 है ही, उनका मान 0 रख देंगे।
बराबर 0, तो tan स्क्वायर अल्फा बराबर आ जाएगा हमारा 1/2, तो tan अल्फा बराबर आ जाएगा 1/√2 और अल्फा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 1/√2। अब हम इसको अगर कोट में लिखें तो tan इनवर्स का उल्टा हो जाता है, तो अल्फा बराबर आ जाएगा कोट इनवर्स √2। हाँ भाई, ये बात याद रखने वाली है, जल्दबाजी में गलती हो जाती है कि यहाँ पे है परस्पर लंबवत स्पर्श तल अगर दिए गए हो तो अर्धशीर्ष कोण कोट इनवर्स √2 होता है। 3 परस्पर लंबवत स्पर्श तल दिए गए हो तो फिर कोण जो है वो कोट इनवर्स √2 होता है, और वो तब होता है जब 3 परस्पर लंबवत जनक रेखाएं दी हो। 3 परस्पर जो परस्पर जनक रेखाएं, लंबवत जनक रेखाएं दी है, यहाँ पे स्पर्श तल की बजाय अगर जनक रेखाएं होती तो tan इनवर्स √2 आता, लेकिन परस्पर लंबवत स्पर्श तल दी हैं तो कोट इनवर्स √2 आएगा। तो ये बारीक सा डिफरेंस ध्यान रखना, गलतियां जल्दबाजी में पढ़ने की वजह से हो जाती है। दोबारा से क्लियर कर देता हूं कि 3 परस्पर क्या है, जनक रेखाएं हैं या स्पर्श तल है। जनक रेखाएं हैं तो tan इनवर्स √2, क्योंकि तब शर्त लगेगी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और जब 3 परस्पर लंबवत स्पर्श तल होंगे तो शर्त लगेगी ये वाली। इस वजह से कौन हो जाएगा tan इनवर्स 1/√2 या कोट इनवर्स √2। अच्छा, ये वाला समीकरण, तो इसमें क्या करना है, समघात समीकरण बना दो। समघात मतलब जहां पे भी पावर कम है वहां पे डाल दो। तो ये हो गया वाई स्क्वायर 2 पावर का, जेड स्क्वायर 2 पावर का, ठीक है। बी स्क्वायर, इसके साथ कोई पावर नहीं है तो एक का स्क्वायर लिख दिया। एक को यहां से निकाल लो, समघात बना लो। ए इधर आ जाएगा, x/a बराबर 1, एक की जगह x/a लिख दो। ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। शंकु का शीर्ष मूल बिंदु है, प्रतिच्छेदी रेखा से गुजरती है, तो इसका समीकरण तो समघात बना दो, उत्तर आ जाएगा। समीकरण को समघात बना दो, उत्तर आ जाएगा। जब भी गाइडिंग कर्व दिया हो, शीर्ष मूल बिंदु दिया हो, जब भी शीर्ष मूल बिंदु दिया हो और निर्देशी कर्व दिया हो, यानी प्रतिच्छेदी वक्र दिया हो, तो उसको समघात बना दो, उत्तर आ जाएगा। इसको समघात बना दो, तो ये पहला पद 2 पावर का है, ठीक है। दूसरा पद भी 2 पावर का है, बढ़िया। तीसरा पद भी 2 पावर का है, बढ़िया। ये 2 पावर का नहीं है तो उसको 1 का स्क्वायर लिख लिया, और 1 की जगह वहां से मान रख दो। ax² प्लस by² प्लस cz², 1 की जगह lx प्लस my प्लस nz/p और उसका स्क्वायर। p को उधर ले जाओ तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात को, क्या सिंपल से सवाल है यार, शंकु नाम ही बदनाम हो बेचारा, शंकु का सिर्फ नाम ही बदनाम है, बाकी शंकु में क्या है देखो, है मतलब मूल बिंदु शीर्ष हो, प्रतिच्छेदी वक्र दिया है तो उसको समघात बनाओ, शंकु का समीकरण आ जाएगा। लंबवर्तीय शंकु का बनाए तो cos थीटा बराबर L1 L2 M1 N2 N1 N2 बट्टा डैश। ये रहा, ये करवाया हुआ है कि अगर किसी वक्र का समीकरण एफ एक्स वाई बराबर 0 हो, z बराबर k हो, तो शंकु का समीकरण मूल बिंदु अगर शीर्ष है तो क्या बताया था कि x की जगह रिप्लेस कर दो kx/z को, y की जगह ky/z को, kx/z ky/z।
में कहता ही हूँ कि भैया आप, अब तुम तो अब मानते हो कि पुराने वीडियो का फायदा होता है। वो देख वहां जाके आप पढ़ के आते हैं, वहां से पढ़ा हुआ रहता है, तो फिर एक कुछ भी मानिए कि मान लीजिए 100% है, आपने वहां पढ़ा, 5% तो समझ में आया होगा, 10% तो आया होगा, कुछ तो आया होगा, कुछ तो आया होगा, मतलब जीरो से तो स्टार्ट नहीं करोगे ना। जब आप इस क्लास में आएंगे तो स्टार्टिंग जीरो से नहीं होंगी। हाँ, कुछ खा हो सकता है, खाने खा लियो, जैसे कि नहीं रहेंगे खाने खाली, क्योंकि जब पहली बार भी देख के आते तो पहली बार भी मैंने ही पढ़ाया और अब की बार भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो वही चीजें रही होगी, सवाल अलग रहे होंगे इस बार वैसे सेम। और कई टॉपिक तो ऐसे हैं जिसमें सवाल भी अलग नहीं है, जैसे अब ये शंकु जैसे है, इसमें आपको ज्यादा सवाल अलग नहीं मिलते क्योंकि सवाल है ही नहीं इसके पास, इस टॉपिक के पास सवाल ही नहीं है। वही 25-30 सवाल है, उन्हीं 25-30 सवालों को घुमाते रहो बस, उसके अलावा सवाल ही नहीं है कईयों के पास। हाँ भाई, कई टॉपिक है, ज्यादातर टॉपिक गणित के है जिसमें अच्छे सारे सवाल मिल जाते हैं, लेकिन कई टॉपिक है जो इतनी शॉर्टेज है उसमें सवालों की कि अलग से सवाल मिलते ही नहीं है। जैसे शंकु है, शंकु में आपको अलग से सवाल नहीं मिलेंगे, यही 20-25 सवाल है, यही पढ़ाए जा सकते हैं बस, इसके अलावा सवाल ही नहीं। क्यों? क्योंकि टॉपिक ही नहीं है। या तो लंबवर्तीय शंकु का समीकरण पूछ लेगा, जिसका एक्स 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 हो, वाई एक्स हो, जेड एक्स हो, स्पष्ट 3 स्पष्ट रेखाओं के लंब होने की शर्त, या फिर स्पष्ट तलों के लंबवत होने की शर्त, यही तो चीजें हैं, 5-7 चीजें हैं। इन्हीं में ज्यादा से ज्यादा 25 सवाल बना सकता है बस। किसमें? वो हाइपरबोला नहीं है, वो हाइपरबोलिक होगा। हाइपरबोला नहीं है, वो हाइपरबोलिक है। जिसका तुम बोल रहे हो वो हाइपरबोला नहीं है, वो हाइपरबोलिक है फिर। मतलब एक होता है अति परवलय, एक होता है अति परवलयज। अति परवलयज की बात करो, अति परवलयज में क्या होता है, जैसे अंडा होता है, अंडा जो है वो अति परवलय नहीं होता, लेकिन अति परवलयज होता है। मतलब एक दिग्वर्त को जब आप घुमाओगे ना, तो जो चीज बनती है वो दिग्वर्तज हो जाती है, ये त्रिविमीय में चले जाते हैं आप, है ना, तो वो उसकी बात हो रही है। त्रिविमीय में दिग्वर्त नहीं होता, त्रिविमीय में फिर त्रिविमीय आकृतियां होती है। जैसे व्रत है, व्रत 3D में नहीं होता, व्रत तो 2D में होता है। ये आगे शर्त, 3 परस्पर समकोणिक स्पर्श तल होने की शर्त, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर 0। डी आपका आंसर हो गया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर 0। बस एक लास्ट और कर दो, बात खत्म। शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु और प्रतिच्छेदी वक्र ये है, बस। क्या आंसर आएगा? इसका प्रतिच्छेदी वक्र ये है, क्या आंसर आएगा? शीर्ष मूल बिंदु है, प्रतिच्छेदी वक्र दिया गया, तो हो गया काम। शीर्ष अगर मूल बिंदु है तो समघात समीकरण बना दो उसको, और आपका आंसर आपके पास है। ये तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 2 घात का है, ये 2 घात का है, ये बेचारा 2 घात का नहीं है, तो इसके साथ गुणा में 1 का स्क्वायर लिख दिया, और 1 का मान, 1 का मान हो गया z बटा 2 का स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया। सही है। चलो, इसी के साथ हमारा शंकु पूरा होता है, और कल की क्लास में हम बेलन शुरू कर देंगे, और बेलन भी 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा, यानी फाइनली 15 अगस्त तक हमारा 3D ज्योमेट्री यूजी वाला पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और आज शायद 2D ज्योमेट्री भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी हम अति परवलय तक पहुंच गए हैं, तो वो भी अंतिम क्षणों में ही सांस ले रहे हैं, तो वो भी शायद आज पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में।